शुरू किए थे, बैटरी के बारे में शुरू किया था। तो सबसे पहले आपको बैटरी की परिभाषा बताई थी, क्या क्या फीचर होने चाहिए। उसके बाद में अपने बैटरी को डिवाइड किया था। तो प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी क्या होती है अपन ने वो पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े, शुष्क सेल पढ़ा और आपका मरकरी सेल पढ़ा। उसके बाद में अपन ने सेकंड स्टार्ट किया था सेकेंडरी बैटरी या द्वितीयक बैटरी या आप कहते हो संचायक बैटरी। तो उसमें अपन ने एक बैटरी पढ़ ली थी सीसा संचायक सेल, जो अपन इन्वर्टर के अंदर घर पे यूज लेते हैं या व्हीकल्स के अंदर यूज लिया जाता है उस बैटरी का, उसको क्या कर लिया था अपन ने पढ़ लिया था। ध्यान रखना वो एक इंपॉर्टेंट बैटरी है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। एग्जाम में वहां पे आपसे एनोड कैथोड पर रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, डिस्चार्जिंग के वक्त भी पूछ सकते हैं, चार्जिंग के वक्त भी पूछ सकते हैं। तो वो क्या है इंपॉर्टेंट बैटरी है, उसको अच्छे से जाना। अब देखो द्वितीयक बैटरी में एक बैटरी और बच गई थी अपनी, कौन सी, निकल कैडमियम बैटरी। दूसरी बैटरी, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, निकल कैडमियम बैटरी। इस तरह से क्या होता है निकल कैडमियम बैटरी का क्या होता है सर्किट होता है, डायग्राम होता है। देखो निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग किस में किया जाता है, आपके मोबाइल में या आपके फोन में, इनके अंदर किया जाता है। ये बैटरी सीसा संचायक बैटरी से क्या होती है, अधिक वोल्टता प्रदान करने वाली बैटरी होती है, अधिक बढ़िया बैटरी होती है। लेकिन ये बैटरी क्या होती है, महंगी होती है। आपके सीसा संचायक सेल से क्या होती है, महंगी होती है। आप एक मोबाइल फोन की बैटरी लेके आते हो तो 1000 दो, छोटी सी बैटरी कितने की आती है, 1000-2000 रुपए की आती है। तो इस तरह से ये बैटरी क्या होती है, महंगी होती है। तो सिंपल सा इसका डायग्राम है। इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर देखो कैडमियम का तो क्या होता है, कैथोड होता है, और NiO2 निकल डाइऑक्साइड युक्त धात्विक जाली किसका कार्य करती है, आपके एनोड का कार्य करती है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, KOH विलयन भरा होता है, किसके रूप में, जो किसके रूप में कार्य करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में। दोबारा से सुन लो, कैथोड का कार्य कौन करता है, कैडमियम धातु इलेक्ट्रोड करता है, और एनोड के रूप में इसके अंदर होता है आपका निकल ऑक्साइड युक्त धात्विक जाली युक्त इलेक्ट्रोड होता है, वो क्या करता है, आपके एनोड का कार्य करता है। इसमें बाह्य रेजिस्टेंस की सहायता से क्या कर दिया जाता है, इसको सेल परिपथ को पूरा कर दिया जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, कैथोड टू एनोड जाएंगे। और इस तरह से ये बैटरी का क्या होता है, डायग्राम होता है। आपकी बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना रखा है, बिल्कुल छोटी सी दे रखी है निकल कैडमियम बैटरी, पर अपन दोनों पढ़ेंगे, कैथोड एनोड पर रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके बारे में वो फीचर भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपकी दूसरी सीसा संचायक बैटरी के बाद में द्वितीयक सेकेंडरी बैटरी कौन सी है, निकल कैडमियम बैटरी। तो निकल कैडमियम बैटरी किसमें यूज होती है, आपके मोबाइल फोन में या आपके फोन वगैरह में क्या होती है, यूज होती है। इस तरह से ये बैटरी महंगी होने के कारण क्या होती है, कम उपयोग में ली जाती है, क्योंकि ये महंगी होती है। अब देखो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं निकल, इस बैटरी में कैथोड का कार्य कौन करता है आपका, कैडमियम, और एनोड का कार्य कौन करता है आपका, निकल ऑक्साइड युक्त धात्विक जाली करती है। तो इस बैटरी का उपयोग किसमें किया जाता है, फोन में, मोबाइल फोन में, इनके अंदर किया जाता है। तो एक बार ये डायग्राम नोट करो, फिर इसके बाद में इसका फीचर पढ़ते हैं। तो देखो अब अपन इस बैटरी की क्या पढ़ते हैं, कार्यप्रणाली क्या क्या होता है। तो ये आगे लिखा हूं मैं, इस सेल का उपयोग, इस सेल का उपयोग मोबाइल फोन आदि में किया जाता है। इस सेल का उपयोग किसमें किया जाता है भाई, आपके मोबाइल या फोन आदि में किया जाता है। इस सेल की दक्षता सीसा संचायक सेल से ज्यादा होती है, लेकिन यह सेल महंगा होता है। दक्षता तो क्या होती है भाई, ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कीमत क्या होती है, सीसा संचायक सेल से ज्यादा होती है। इस सेल में
कैडमियम का कैथोड तथा NiO2 युक्त धात्विक जाली, NiO2 युक्त धात्विक जाली एनोड का कार्य करती है तथा KOH विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। KOH विलयन क्या करता है भाई? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो इस तरह से निकिल कैडमियम बैटरी में आपका कैथोड किसका हो जाता है? कैडमियम का, और एनोड किसका होता है भाई? आपका NiO2 युक्त धात्विक जाली का। और इसमें KOH विलयन किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल का उपयोग मोबाइल या फोन में किया जाता है। इसकी दक्षता किससे अधिक होती है? आपके सीसा संचायक सेल से क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन ये महंगा होने के कारण उपयोग में क्या किया जाता है? कम लिया जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है? निकल कैडमियम सेल का डायग्राम होता है, और इसके अंदर कैथोड किस कैडमियम का होता है, एनोड NiO2 युक्त निकल ऑक्साइड युक्त धात्विक जाली का होता है, विद्युत अपघट्य के रूप में कौन भरा होता है? आपका KOH विलयन होता है। अब देखते हैं सेल के ऊपर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, अर्थात कैथोड पे कौन सी होती है, एनोड पर कौन सी होती है, ये सब अभिक्रियाएं अपन देखेंगे। अब बात करते हैं इस सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा? जो आपका कैडमियम धातु है वो KOH से हाइड्रोक्साइड आयन ग्रहण करके क्या बनाएगा? CdOH2 कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो डिस्चार्ज के समय तो अभिक्रिया क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और चार्जिंग के समय क्या हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एनोड पर कैडमियम धातु KOH विलयन से OH- आयन ग्रहण करके क्या हो जाएगी? ऑक्सीकृत हो जाएगी। साथ में क्या मिलेंगे आपको? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और कैथोड पर क्या होगा भाई? कैथोड पर आपका जो निकिल का कैथोड है वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये डिस्चार्जिंग, और ये क्या बना देगा आपका? तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो जाएगी? आपका निकिल टू NiOH2 2 जल के अणु के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? निकिल डाइऑक्साइड, और विलयन में क्या मुक्त हो जाएंगे? आपके 2 हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से कैथोड पर क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन। चार्जिंग के वक्त क्या हो जाएगी? ये अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। तो कैथोड पर ये अभिक्रिया होगी, एनोड पर ये अभिक्रिया होगी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई? दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? इधर वाले पार्ट को जोड़ो, उधर वाले पार्ट को जोड़ो। तो कैडमियम सॉलिड प्लस 2OH- प्लस 2NiOH2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया इधर? CdOH2 प्लस 2NiOH2 प्लस
2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया। अब देखो जो कॉमन है उसको काट दो, इधर 2OH है इधर 2OH है, कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और कुछ कट नहीं रहा, तो फाइनल जो रिएक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कैडमियम सॉलिड प्लस 2 NiOOH2 प्लस 2H2 से क्या बन जाएगा आपका CdOH2 प्लस 2 NiOH2। तो इस तरह से संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपकी ये हो जाएगी। तो आपकी बुक में केवल संपूर्ण सेल अभिक्रिया दे रखी है, कैथोड एनोड पर नहीं दे रखी। इस तरह से एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण, कैडमियम विलयन से OH माइनस के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, कैडमियम डाइऑक्साइड, और साथ में क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाकर क्या कर देंगे, उसको अपचेत कर देंगे, और कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, निकेल डाइहाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 2 OH माइनस आयन प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए क्या करोगे भाई, दोनों अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ दोगे, जो कॉमन है उसको काट दो, और बाकी का जो बच गया वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण सेल। तो इस तरह से ये अभिक्रिया क्या हो गई, निकेल कैडमियम सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। और इस सेल से क्या प्राप्त होता है भाई, नोट डाल के लिख लेना नीचे, इस सेल से 1.4 वोल्ट का विभव प्राप्त होता है। इस सेल से क्या प्राप्त होता है भाई, 1.4 वोल्टेज का प्राप्त होता है, विभव प्राप्त होता है। तो आपकी बुक में छोटा सा दिया हुआ है, ये मैंने कैथोड एनोड पर भी अभिक्रिया लिखवा दी है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया भी, डायग्राम भी। तो इस तरह से निकेल कैडमियम सेल में कैडमियम तो कैथोड का कार्य करता है, और निकेल डाइऑक्साइड की एक जाली युक्त धात्विक जाली क्या कार्य करती है, एनोड का। KOH विलयन किसका होता है, विद्युत अपघट्य कार्य होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। और इस सेल के द्वारा अपने को कितने वोल्टेज का विभव या धारा प्राप्त होती है, आपको 1.4 वोल्ट की क्या प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार से निकेल कैडमियम बैटरी क्या हो जाती है, कार्य करती है। और ये आपके द्वितीयक सेल भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 2 ही सेल थे आपके, फर्स्ट क्या था, सीसा संचायक सेल, और दूसरा था आपका निकेल कैडमियम सेल। पिछले लेक्चर में अपन ने सीसा संचायक सेल पढ़ लिया है, आज क्या पढ़े हैं, निकेल कैडमियम सेल। अब इसके बाद में आपके दिया हुआ है ईंधन सेल, जो आप अपोलो अंतरिक्ष यान में लेके जाते हैं। उस सेल की कार्यप्रणाली क्या होती है, किस तरह से एनोड पर रिएक्शन होती है, किस तरह से कैथोड पर, ये सब चीजें पढ़ने की। आपका लास्ट सेल बच गया, जो 4 बैटरी पढ़ लिया आपने, शुष्क सेल पढ़ लिया, मरकरी सेल पढ़ लिया, सीसा संचायक सेल पढ़ लिया, और अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा निकेल कैडमियम बैटरी किस तरह से कार्य करती, क्या रिएक्शन होती। आपका लास्ट सेल बचता है आपका ईंधन सेल। देखो ईंधन सेल में क्या किया जाता है, ईंधन को आप किस रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा किस में परिवर्तित करते हो, विद्युत ऊर्जा में, और उस ऊर्जा का उपयोग किस में करते हो, आप फ्यूल के रूप में करते हो। तो ईंधन सेल को मेनली क्या कहते हैं, H2O2 सेल भी कहते हैं। ईंधन सेल का उपयोग किस में किया जाता है, अपोलो अंतरिक्ष यान में किया जाता है, क्योंकि
अंतरिक्ष यान में क्यों किया जाता है? एक तो ये प्रदूषण मुक्त होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता, और इसके दौरान जब ये अभिक्रिया होती है, जब इसके अंदर क्रिया होती है तो जलवाष्प का निर्माण होता है, और वो जलवाष्प को संघनित करके जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं वो पीने के लिए काम में लेते हैं। तो देखो इस तरह से क्या होती है, ईंधन सेल की बनावट होती है। ईंधन सेल में क्या होता है, दो सरल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक क्या होता है, एनोड होता है। और ये किसके बने होते हैं, टाइटेनियम या कार्बन के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइटेनियम धातु या कार्बन के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या बना रहता है, सरल इलेक्ट्रोडों के मध्य पैलेडियम या प्लेटिनम धातु का चूर्ण बना रहता है। चूर्ण बनने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये इन दोनों इलेक्ट्रोडों की क्रियाशीलता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और आपकी पैलेडियम और प्लेटिनम धातु एक उत्प्रेरक की तरह क्या करती है, कार्य करती है। इन इलेक्ट्रोडों में सांद्र जलीय KOH या NOH का क्या बना रहता है, विलयन बना रहता है, जो किसका कार्य करता है भाई, आपका विद्युत अपघट्य का कार्य किया जाता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उच्च दाब पर क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। इस तरह से ईंधन सेल की क्या होती है, बनावट होती है, ये होते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसके होते हैं भाई, संरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो टाइटेनियम के होंगे या कार्बन के होंगे, और इनके अंदर क्या भरा होता है, पैलेडियम या प्लेटिनम धातु का चूर्ण भरा होता है, ताकि इन इलेक्ट्रोडों की क्रियाशीलता क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इन क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो ये किसका कार्य करेंगे भाई, प्लेटिनम और पैलेडियम धातु उत्प्रेरक का क्या करेंगी, कार्य करेंगी। इनके अंदर कौन सा विद्युत अपघट्य होता है भाई, सांद्र KOH या NOH भरा होता है। और इस सेल के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, किसके ऊपर, उच्च दाब के ऊपर। अब देखते हैं एनोड पर क्या होगी, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी। और इस सेल का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर जो जलवाष्प बनती है अभिक्रिया के दौरान, वो किसके अंदर काम में ली जाती है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको उसको ठंडा करके संघनित करके किसके रूप में ले लेते हैं, पीने के जल के रूप में काम में ले लेते हैं। तो ईंधन सेल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ईंधन का उपयोग किसमें किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अंदर किया जा रहा है। और ईंधन सेल को मेनली क्या कहते हैं, H2O2 सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बनी रहती है, जो किसका कार्य करती है, ईंधन का कार्य करती है। तो एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करो, फिर इसकी कार्य प्रणाली और सेल रिएक्शन पढ़ते हैं। अब देखो अपन देखते हैं ईंधन सेल की कार्यप्रणाली क्या होगी। तो ईंधन सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह सेल जिसमें ईंधन की ऊर्जा को रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। वह सेल जिसमें ईंधन की ऊर्जा को किसमें बदला जाता है भाई, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। इसे H2O2 सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं। इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। इस सेल का उपयोग कौन करते हैं भाई, अपोलो अंतरिक्ष यात्री करते हैं, क्योंकि यह प्रदूषण रहित
तथा सेल अभिक्रिया के दौरान मुक्त जल वाष्प को संघनित करके पीने के पानी के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस सेल का उपयोग कौन करते हैं? अपोलो अंतरिक्ष यात्री। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये प्रदूषण रहित होता है, दूसरा सेल अभिक्रिया के दौरान जो जलवाष्प बनती है उसको ठंडा करते हैं, संघनित करके किसके रूप में यूज लेते हैं? पीने योग्य पानी के रूप में लेते हैं। तो इस सेल में टाइटेनियम या कार्बन के संरंध्र 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कार्बन के होंगे या आपके टाइटेनियम के, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। इन इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु का महीन चूर्ण भरा होता है, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे सेल अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो इस सेल में क्या भरा होता है भाई? संरंध्र इलेक्ट्रोडों के अंदर क्या भरा होता है? पीटी या पीडी धातु का महीन चूर्ण, जो किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का, जिससे सेल अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो प्लेटिनम और पैलेडियम धातु का महीन चूर्ण भरा होता है वो किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का, जिससे सेल अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तथा सांद्र NaOH या सांद्र KOH का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। आपका जो सांद्र NaOH है या सांद्र KOH है वो किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का। नेक्स्ट पॉइंट, H2 व O2 गैसों को उच्च दाब पर संरंध्र इलेक्ट्रोडों में से विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित किया जाता है। H2 है O2 गैस को उच्च दाब पर इन संरंध्र इलेक्ट्रोडों में से विद्युत अपघट्य विलयन में से क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। इस तरह से ये सेल किसका बना होता है भाई? इस सेल में क्या होता है? ईंधन की ऊर्जा को रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? H2O2 सेल भी कहते हैं। H2O2 सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सोर्स, ईंधन का सोर्स क्या होते हैं भाई? H2 और O2 गैस। इस सेल का उपयोग कौन करते हैं? अपोलो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। क्योंकि यह क्या होता है? एक तो प्रदूषण रहित तथा सेल अभिक्रिया के दौरान जो जलवाष्प मुक्त होती है उसको संघनित करके वो लोग पानी, पीने के पानी के रूप में उपयोग करते हैं। इस सेल में टाइटेनियम या कार्बन के 2 संरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु का क्या भरा होता है भाई? महीन चूर्ण भरा होता है, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है और सेल अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तथा सांद्र NaOH या KOH का विलयन किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और इस
सेल के अंदर H2 है, O2 गैसों को उच्च दाब पर सैद्धांध्र इलेक्ट्रोडों में से विद्युत अपघट्य में से क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से ईंधन सेल के अंदर विद्युत अपघट्य का कार्य तो कौन करता है, सांद्र NaOH या KOH, और आपके इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, टाइटेनियम या कार्बन के, और इसके अंदर जो प्लेटिनम और पैलेडियम धातु का क्या चूर्ण भरा होता है वो किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब देखते हैं इस सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया, और ये देखते हैं कि जलवाष्प कहाँ पे मुक्त होती है। तो वहां पे आप अभिक्रिया में देखोगे कि जलवाष्प मुक्त होती है, और उस जलवाष्प को किसके रूप में यूज लेते हैं ये लोग, पानी के, पीने के पानी के रूप में यूज लेते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोडों पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो, एनोड के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का अपचयन। तो एनोड पर क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस विलयन से OH माइनस आयन ग्रहण करके क्या हो जाएगी, अपचयित हो जाएगी, और क्या हो जाएगा भाई, 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकरण होकर क्या बना लेगी, जलवाष्प बना देगी। तो इस तरह से आपके एनोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है किसका, हाइड्रोजन का। कैथोड पर क्या होगा भाई, कैथोड पर आपके ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन होगा। तो कैथोड पर ऑक्सीजन गैस जलवाष्प से और इन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाएगी, अपचयित, और क्या बना लेंगे भाई, आपके हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगी, अपचयित। तो कैथोड पर क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों को जोड़ दो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस एक्वस प्लस O2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है भाई आपका इधर, 2H2 जलवाष्प प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस। अब जो कॉमन है उसको काट दो, और जो बाकी का बच गया देखो, इधर 4OH है, इधर 4OH है, ये कट जाएगा। इधर क्या है भाई, 2H2O है, और उधर भी क्या है, 2H2O है। अब इधर क्या बच गया भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कट गया आपका, 4 इलेक्ट्रॉन कट गया। तो आपकी नेट सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, इधर क्या बच गया आपका, 2H2 प्लस O2 से क्या हो जाएगा आपका, ये 4H2O बनेगा। तो यहाँ पे 2H2O बच जाएगा आपका। तो देखो नेट सेल अभिक्रिया क्या बच जाएगी आपकी, 2H2 गैस प्लस O2 गैस से क्या बन जाएगा आपका, 2H2O लिक्विड। तो इस तरह से क्या बन जाता है, जलवाष्प बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी नेट सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो एनोड पर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अपचयन होगा। तो एनोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेती है, जलवाष्प, और कैथोड पर
ऑक्सीजन अपचयित होकर क्या बना लेती है, आपके हाइड्रोक्साइड आयन, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जल वाष्प का निर्माण हो जाएगा। और इस जल वाष्प का उपयोग ही कौन करते हैं, जो आपके अपोलो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो किस में करते हैं, पीने के पानी के रूप में करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोडों पर ईंधन सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। एनोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन का अपचयन होता है। अब देखो हाइड्रोजन सेल ईंधन सेल को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, प्लेटिनम एक अक्रिय इलेक्ट्रोड, उसको दर्शाना पड़ेगा Pt's2, बीच में क्या होता है NaOH या KOH, आपका विद्युत अपघट्य है, ये O2 ये Pt। तो इस सेल से 1.29 वोल्ट से 1.3 वोल्ट तक का क्या प्राप्त होता है, आपको विभव प्राप्त होता है। इस सेल से 1.29 से लेकर 1.3 वोल्ट तक का क्या प्राप्त होता है, विभव प्राप्त होता है। देखो तीसरी बात, इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रवाह लगातार बनाए रखते हैं ताकि आपको ऊर्जा क्या प्राप्त हुए, लगातार प्राप्त हुए। ये कैसा सेल है, प्रदूषण रहित सेल है। दूसरा, इस सेल में आप हाइड्रोजन की जगह मीथेन, एथेन और प्रोपेन आदि गैसों का यूज भी कर सकते हो। तो इस सेल में H2 व O2 गैस का प्रवाह निरंतर बनाए रखते हैं ताकि विद्युत ऊर्जा लगातार मिलती रहे। तो H2 और हाइड्रोजन गैस का प्रवाह क्या करते हैं, लगातार बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस सेल में हाइड्रोजन गैस H2 गैस की जगह CH4 मीथेन, C2H6 एथेन और C3H8 प्रोपेन आदि गैसों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ईंधन सेल का सेल पोजीशन हो गया। प्लेटिनम क्या होता है भाई, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए उसको दर्शाना पड़ता है। Pts2 बीच में आपका विद्युत अपघट्य आएगा और O2 और Pt। तो कैथोड के ऊपर आप एनोड के ऊपर क्या प्रवाहित कर रहे थे, H2 गैस, और कैथोड पर क्या कर रहे थे आप, ऑक्सीजन गैस। डायग्राम में अपन यही कर रहे थे। इस सेल का विभव कितना होता है भाई, 1.29 से 1.3 वोल्ट। इस सेल में H2 और O2 का प्रवाह निरंतर बनाए रखते हैं ताकि आपको एनर्जी लगातार मिलती रहे। और इस सेल में आप हाइड्रोजन की जगह मेथेन, एथेन और प्रोपेन आदि गैसों का भी क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इस तरह से आपके सेल क्या हो गए, फिनिश हो गए। अपन ने पांचों के पांचों सेल क्या हुए, पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा अपने प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में आपने पढ़ा क्या, शुष्क सेल और मरकरी सेल। दूसरा पढ़ा अपन ने द्वितीयक सेल, द्वितीयक बैटरी या संचायक बैटरी, उसमें पढ़ा सीसा संचायक सेल। उसके बाद में पढ़ा अपन ने निकल कैडमियम सेल, और लास्ट में अपन ने पढ़ा ईंधन सेल। तो ये क्या हो गई, पांचों बैटरी आपकी कंप्लीट होगी। बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में इनमें से कोई सी भी एक बैटरी आपको पूछ सकते हैं। तो सेल के अंदर क्या करना, सेल का डायग्राम बना देना अच्छे से, उसी पे कैथोड एनोड वगैरह लिख देना। थोड़ा सा उसका विद्युत अपघट्य क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, क्या थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना। और उसके बाद में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जरूर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ दो ही चीज चेक करता है, डायग्राम और एनोड कैथोड पर अभिक्रियाएं। उसके बाद में आप स्पेशल पॉइंट बचा हुआ है, वोल्टेज वगैरह लिख दीजिए। मतलब सेल के अंदर आपको ये चीज तो लिखनी ही होगी। और ये एग्जाम में कंफर्म है कि एक सेल के ऊपर क्या आएगा, आपका वो आएगा, क्वेश्चन आएगा। अब आपके
इस लेसन का लास्ट टॉपिक बच गया लोहे पर जंग लगना, या जंग लगना भी क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है। वो किस तरह से लगता है, किस तरह से सेल बनता है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो आपके टॉपिक का या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है लोहे पर जंग लगना, या संरक्षण कोरिजन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म किस तरह से होती है। देखो आपके टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, आपके लेसन का लास्ट टॉपिक है संक्षारण या कोरिजन। देखो कोरिजन क्या होती है, जब आप धातुओं को क्या छोड़ देते हो, खुले में छोड़ देते हो, तो वायुमंडलीय नमी और वायु के या अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण धातु क्या हो जाती है, कुछ अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप ऑक्साइड बन जाता है, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इन अवांछनीय परिवर्तनों को क्या कहते हैं, संरक्षण, संक्षारण या कोरिजन। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का क्या बदरंग होना, ब्लैक हो जाती है चांदी। आप देखते हो पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं वो हरे हरे कलर के हो जाते हैं, वो सब किसके उदाहरण है, कोरिजन के उदाहरण है। तो जब धातुओं को क्या रखते हो आप, खुले में रखते हो, तो कोरिजन की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, जब धातुओं को खुले में रखा जाता है तो ये नमी और वायु अर्थात ऑक्सीजन, नमी और वायु की उपस्थिति में अवांछनीय पदार्थ जैसे यौगिक, जैसे उपस्थिति में अवांछनीय यौगिक जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, और धातुओं में ये अवांछनीय परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, कोरिजन कहलाता है। और धातुओं में यह अवांछनीय परिवर्तन की संक्षारण या आपका कोरिजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये कोरिजन कहलाता है। तो जब बच्चों आप धातुओं को खुले में छोड़ते हो तो बाहर वातावरण में नमी होती है और ऑक्सीजन होती है, तो नमी और वायु की उपस्थिति में ये धातुएं अवांछनीय यौगिकों जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड आदि में क्या हो जाती है, परिवर्तित, और धीरे धीरे आप नष्ट होने लगते। आप देखते हो लोहे पर जंग लगने लग जाती है तो कुछ दिनों बाद में साल 2 साल 2-4 साल में पूरा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। और धातुओं में यह अवांछनीय परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका कोरिजन। एग्जाम्पल के लिए कोरिजन के क्या हो गया, फर्स्ट लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी का बदरंग होना, काली हो जाती है, तीसरा पीतल या तांबे के बर्तनों का हरापन। अरे पीतल या तांबा कैसा होता है, हरा पड़ जाता है, तो ये सब किसके उदाहरण है, आपके कोरिजन के उदाहरण है।
तो कोरिजन की परिभाषा क्या होगी भाई, आप जब धातुओं का आप कहाँ रखते हो, खुले में रखते हो, तो वायुमंडलीय नमी और वायु की उपस्थिति में ये अवांछनीय यौगिक कार्बोनेट, सल्फेट, आपकी कार्बोनेट ऑक्साइड आदि में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है और धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। और धातुओं में यह अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका कोरिजन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना और पीतल या तांबे के बर्तनों का क्या हरा, या पीतल या तांबे का हरापन। अब अपन देखते हैं लोहे पर जंग लगना किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया अर्थात किस तरह से एक रासायनिक सेल का, 2-3 साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल है, आपको पूरा बताना था। तो अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोरिजन या कोरिजन की क्रियाविधि। तो अब देखते हैं अपन लोहे पे जंग लगना या आपकी कोरिजन की क्रियाविधि, जो एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो कोरिजन की क्रियाविधि देखो, लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि लोहे पर जंग लगने के दौरान एक रासायनिक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है क्या है, वायुमंडलीय जलवाष्प में क्या होता है भाई, CO2, और जलवाष्प में क्या होती है, H2O घुला होता है, और CO2 घुली होने के कारण इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जलवाष्प की नमी की, और इसके कारण CO2 जलवाष्प साथ क्रिया करके विद्युत अपघट्य का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और इस तरह से लोहे की धातु किसका कार्य करने लग जाती है, एनोड का कार्य करने लग जाती है, और एनोड के रूप में परिवर्तित होने के कारण वो अर्धशैल अभिक्रिया में क्या ले लेती है, भाग ले लेती है। तो इस तरह से किस तरह से एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, और इस तरह से एनोड पर और कैथोड पर अभिक्रिया क्या होती है, और किस तरह से जंग का निर्माण होता है, ये अपन पढ़ेंगे। तो लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जंग लगने पर लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। लोहे की सतह पर किसका निर्माण हो जाता है भाई, विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। CO2 व O2 युक्त जल की बूंदे लोहे की सतह पर एक परत का निर्माण करते हैं। वायु में CO2 और ऑक्सीजन होगी, ये दोनों जलवाष्प साथ मिलकर क्या बनाएंगे, आप जल की बूंदों के साथ मिलकर लोहे की सतह पर एक परत का निर्माण करते हैं। और CO2 के घुली होने के कारण इसकी चालकता क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो घुली होने के कारण जल की चालकता बढ़ जाती है। तो जलवाष्प या जल की चालकता क्यों बढ़ती है, और क्योंकि इसके अंदर क्या घुली होती है, CO2, और यह विद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करती है। और किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, विद्युत अपघट्य विलयन की तरह। तो क्या होती है रिएक्शन, H2O प्लस CO2 मिलके क्या बना लेंगे भाई, 2H प्लस CO3 माइनस 2 आयन का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। इस तरह से ये किसका कार्य करने लग जाएगा भाई, आपके विद्युत अपघट्य का कार्य करने लग जाएगा। और लोहे का परमाणु क्या कार्य करेगा, लोहे का परमाणु एनोड का कार्य करता है तथा अपचयन
अभिक्रिया में, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों देखो दोबारा से क्या होता है, लोहे पर जंग लगना क्या है, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जंग लगने के दौरान लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्योंकि आप वायुमंडल में क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी, CO2 है, O2 युक्त जल की बूंदें लोहे की सतह पर किसका निर्माण कर देती हैं, एक परत का निर्माण कर देती हैं, और CO2 के जल में घुली होने के कारण जल की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यह जल किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, विद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करने लग जाता है। और क्या रिएक्शन हो जाती है, आपके देखो CO2 के साथ क्रिया करके वो H+ आयन देता है और कार्बोनेट आयन देता है। इस प्रकार लोहे का परमाणु किसकी तरह, या लोहे की धातु या लोहे की सतह किसकी तरह कार्य करती है, एनोड की तरह कार्य करती है, और अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया में क्या करती है, भाग लेती है। इस प्रकार लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब कैथोड और एनोड पर क्या होती है अभिक्रिया, ये इसके बाद में, तो इसको एक बार नोट कर लो। तो लोहे पर जंग लगना क्या है भाई, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जंग लगने के दौरान एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। वायुमंडल में उपस्थित CO2 है, O2 युक्त जल की बूंदें लोहे की सतह पर क्या कर लेती हैं, एक परत का निर्माण करती हैं, और CO2 के घुली होने के कारण जल की चालकता बढ़ जाती है, और यह विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करती है, और इस तरह से वो आपस में क्रिया करके H+ आयन और कार्बोनेट आयन दे देती है। तो लोहे की सतह किसका कार्य करती है भाई, एनोड का कार्य करती है, और अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया में भाग लेती है। इस प्रकार लोहे की सतह पर किसका निर्माण हो जाता है, आपका एक विद्युत रासायनिक सेल का। तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं लोहे पर जंग लगना या लोहे की सतह, लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण है, तो आपको इस तरह से ये क्रियाविधि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखनी होगी। ये बोर्ड में 2-3 साल पहले शायद 2018 इसमें आया हुआ है। तो देखो, अम्लीय माध्यम होने पर लोहे के जंग लगने पर निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो एनोड का कार्य कौन कर रहा था भाई, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड का कार्य लोहे की धातु या लोहे की सतह कर रही थी। तो एनोड कौन कार्य करता है, एनोड की तरह लोहे की धातु। तो यहाँ पे लोहा Fe आयरन ऑक्सीकृत होकर किस ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है, आपके Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है। तो लोहे की सतह एनोड का कार्य करती है तथा Fe सॉलिड आयरन धातु ऑक्सीकृत होकर Fe+2 आयन बनाती है। तो एनोड पर क्या हो जाएगा भाई, आपके लोहे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या रिएक्शन हो जाएगी, 2Fe सॉलिड से क्या बन जाएगा आपका 2Fe+2 F1 और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। देखो एक Fe से कितने मुक्त हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो आयरन का EMF मैंने आपको बता दिया था, Fe+2 कितना होता है, -0.44 वोल्ट। ये आपको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी तब बताया था। और कैथोड पर क्या होता है भाई, कैथोड पर जल में उपस्थित H+ आयन ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। जल की बूंदों में उपस्थित
H+आयन एनोड से मुक्त क्या इलेक्ट्रॉन को, एनोड से मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑक्सीजन का O2 का अपचयन कर देते हैं। तो एनोड पर तो लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, अपचयन होता है। तो जल से कितने प्राप्त हो रहे थे भाई, 4H प्लस O2, और कितने ये गैस O2 गैस, और कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे थे आपको, 4। तो ये इसको क्या कर देंगे, अपचयन और क्या बना लेंगे आपका 2H2O लिक्विड। तो देखो इसका ईएमएफ कितना होता है, जल का 1.23 वोल्ट होता है। तो इस तरह से कैथोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का अपचयन, और एनोड पर क्या होता है आपके लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, लोहा किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, Fe+2 में, और एनोड पर क्या हो जाएगी, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो किसमें अपचयित हो जाएगी, H2O में अपचयित हो जाएगी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई आपकी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया दोनों को जोड़ दो, तो इधर क्या है 2Fe सॉलिड प्लस 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से इधर क्या बन रहा है 2Fe+2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O लिक्विड। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, इधर क्या बच गया, जो इधर और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो क्या बच जाएगी फाइनल 2Fe सॉलिड से प्लस 4H प्लस O2 क्या बच जाएगा आपका 2Fe+2 प्लस 2H2O लिक्विड। ये क्या हो जाएगा आपका एटम। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। तो कैथोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का अपचयन, और एनोड पर क्या होता है आपका आयरन का या लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरह से संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये हो जाएगी। तो अम्लीय माध्यम होने पर लोहे का क्या हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीकरण, और लोहा किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा आपके Fe+2 में, और जबकि कैथोड पर क्या होगा, जल की बूंदों में उपस्थित H+ आयन एनोड से मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O2 का क्या कर देते हैं, अपचयन। तो इस तरह से एनोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में लेफ्ट वाले भाग को राइट वाले भाग को दोनों को अलग अलग जोड़ दो, जो कॉमन है उसको हटा दो। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, 2Fe सॉलिड प्लस 4H प्लस O2 से क्या बन जाएगा भाई आपका 2Fe+2 प्लस 2H2O लिक्विड बन जाएगा। देखो पहले आपकी वो संपूर्ण सेल अभिक्रिया कट रही थी, थोड़ा सा मैंने दोबारा लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे जो आपके Fe+2 आयन बन रहे हैं, ये क्या करेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेंगे, Fe2O3 बना लेते हैं। और ये आपका Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड जलयोजित होकर क्या बना लेता है, आपकी जंग बना लेता है, और क्या हो जाता है, लाल भूरे रंग की क्या होती है, जंग होती है। इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है, जंग का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोहे पर जंग लगने के दौरान सेल का ईएमएफ कितना होगा, तो सेल का इनोड सेल क्या होता है भाई, इनोड सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखो कैथोड पर क्या हो रहा था, अपचयन, जल बन रहा था, और जल के बिंदु का मान मैंने बताया था 1.3 वोल्ट, माइनस एनोड पर क्या था, आयरन ऑक्सीकृत हो रहा था, आयरन के ईएमएफ का मान था माइनस का 0.44 वोल्ट, ये प्लस का हो जाएगा 1.23 प्लस
0.44, जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो जल के दौरान जब आपका जंग बनता है तो आपके इनोड सेल का मान कितना आता है 1.67 वोल्ट आता है। तो आपको जो ये Fe+2 आयन प्राप्त हुआ ये क्या करेगा, ये आपके ध्यान के लिए है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो यदि लोहे पर जंग लगने के दौरान सेल का निर्माण होता है तो सेल ईएमएफ का मान कितना आता है आपका 1.67 वोल्ट आता है। तो ये आपका Fe+2 अभिक्रिया में बना Fe+2 वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर Fe2O3 बनाता है। क्या बनाता है भाई आपका फेरिक ऑक्साइड बनाता है। Fe+2 से किस में चला जाएगा Fe+3 में, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +3 बनाता है। यह Fe2O3 जल योजित होकर, यह Fe2O3 जल योजित होकर Fe2O3.XH2O अर्थात जंग लाल भूरा पाउडर बनाता है। जलयोजित होकर Fe2O3 XH2O या कह सकते हो आप जंग या लाल भूरा पाउडर बनाता है। और ये लाल भूरा पाउडर क्या होता है आपका जंग होता है। तो देखो क्या विक्रिया होती है, ये Fe+2 किस तरह से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है भाई आपका Fe2O3। तो Fe2O3 प्लस अब ये Fe2O3 क्या होगा, जल से जल योजित होकर क्या बना लेगा जंग का निर्माण कर लेगा। इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है भाई जंग का निर्माण हो जाता है। और ये क्या कहलाता है आपका जंग या लाल भूरा पाउडर कहलाता है। तो जो आपको अभिक्रिया के दौरान जो आपको Fe+2 प्राप्त हुआ वो किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से Fe2O3 ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और ये जल योजित होकर किसका निर्माण कर लेता है जंग। तो बच्चों ध्यान रखना जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। X का मान कुछ भी हो सकता है, जल के कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जंग के अंदर आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो कौन सी में होता है भाई Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है जंग का निर्माण हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जंग लगना एक रासायनिक सेल का निर्माण होना है तो आपको क्या करना है, ये जंग लगने की क्रियाविधि क्या करनी है लिख के आनी है। तो आपको जो विलयन में Fe+2 प्राप्त हो रहे थे ऑक्सीकृत होकर वो क्या बना लेंगे ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर Fe2O3। यहाँ पे आयरन क्या होता है Fe+3 में और ये जल योजित होकर किसका निर्माण कर लेता है जंग या लाल भूरे पाउडर का निर्माण कर लेता है। इस तरह से Fe2O3.XH2 क्या होता है जंग या लाल भूरा पाउडर बन जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई जंग के निर्माण, जंग किस तरह से लगती है। तो देखो मोटी मोटी ध्यान में रखना जंग निर्माण के दौरान एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। एनोड के रूप में कौन कार्य करता है आयरन, और एनोड पर आयरन ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है। और कैथोड पर जल में उपस्थित H+ आयन एनोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं अपचयित कर देते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है ऑक्सीजन का अपचयन होता है। जो आपको Fe+2 आयन अभिक्रिया में प्राप्त हुए ये क्या हो जाएंगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेंगे Fe2O3। और यह Fe2O3 जल योजित होकर क्या बना लेगी जंग का निर्माण कर लेगी। तो अगर नई
लिखना है तो कैथोड एनोड पर रिएक्शन और लास्ट वाले रिएक्शन आपको लिख के आनी होगी। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म आपको जंग लगने की क्रियाविधि आपको बता दी गई है। आपका ये लास्ट टॉपिक था। अब जंग लगने से बचाव के उपाय है, उसके लिए क्या क्या करते हैं वो थोड़ा सा देख लो, बाकी का आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो अब बात करते हैं लास्ट में कोरिजन को रोकने के उपाय। ये मैं तुम्हें डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछते। देखो पहला उपाय क्या होता है, उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर, अर्थात जो आपकी लोहे की धातु या कॉपर, उनके ऊपर या तो पेंट कर दो या कर दो चिकनाई युक्त कोई पदार्थ लगा दो ताकि क्या नहीं लगे, आपका जंग नहीं लगे। तो पहला उपाय क्या हो गया, उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर। दूसरा, धातु की सतह पर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर। ऐसा क्यों करते हैं भाई, जैसे आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो जिंक की जब आप परत चढ़ाते हो तो अधिक सक्रिय धातु का पहले ही क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और आपका लोहा या तांबा या जो भी है तो वो क्या हो जाता है, उसका बचाव हो जाता है। तो अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे आयरन पर किसकी परत चढ़ाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली धातुओं की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। तो अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो, कोरिजन को रोक सकते हो। जंगरोधी पदार्थ की परत चढ़ाकर, कुछ क्या होते हैं जंगरोधी विलयन होते हैं, वो क्या करते हैं, जंग को लगने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो जंगरोधी विलयन लगाकर। एक होता है विद्युतीय कैथोड सुरक्षा। इसमें क्या होता है, जो आपके पानी के पाइप होते हैं ना, वो क्या होता है जमीन के अंदर होते हैं। अब जमीन के अंदर क्या होगी, नमी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी तो जंग लगने का चांस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। लेकिन करते क्या है, इन पाइप के ऊपर अधिक सक्रिय धातु का क्या कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। तो वो अधिक सक्रिय धातु किसकी तरह कार्य करने लग जाती है, एनोड की तरह, और आपका लोहा किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह। तो एनोड की तरह कार्य करने के कारण अधिक सक्रिय धातु का क्या हो जाता है, पहले ऑक्सीकरण हो जाता है। तो विद्युत या कैथोड सुरक्षा किसमें काम में ली जाती है, जो आपके पानी के पाइप वगैरह है उनकी सुरक्षा करने के लिए काम में ली जाती है। तो इस तरह से आप जंग लगने के ये उपाय है, ये करके आप जंग को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, विद्युत रसायन हो गया कंप्लीट। राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में 4 नंबर का है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी इस चैप्टर में कोई आपको कमी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने विथ न्यूमेरिकल विथ क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन केमिकल काइनेटिक्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।